अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखशान मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। नाजरीन, आज बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक एलामिया जारी किया है जिसके मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में मुल्क में इलेक्शंस करवाए जाएंगे। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि अगर जनवरी का जिक्र किया गया इस एलामिया में, तो इलेक्शंस की तारीख क्यों नहीं अनाउंस की गई। तमाम सी जमातों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। मुल्क में जो बेयकीनी की सूरत हाल थी, क्या इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन अपना काम ठीक तरीके से कर रहा है नहीं कर रहा, बहुत से सवालों का तो जवाब मिला है। लेकिन कुछ आईनी और कानूनी नुक्ते अभी भी ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी हद तक मुबहम दिखाए जाते हैं। क्या अब जनवरी में इलेक्शंस वाकई होंगे? और जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों की जानिब से किया जा रहा है, और जो इख्तलाफात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान खुलकर सामने आ चुके हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून को मिलेगी, पीपल्स पार्टी को नहीं मिलेगी। आखिर किस तरफ इशारा दिया जा रहा है, क्या सूरत हाल बनने जा रही है? नवीद मलिक साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर गौहर, सीनियर वकील, कानूनी माहिर और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील हैं। इम्तियाज गुल साहब, सीनियर सियासी तज्जियाकार, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। इम्तियाज गुल साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ मैं आऊँगा। सर, आज एलामिया जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जनवरी के पहले हफ्ते में होंगे इलेक्शंस, लेकिन डेट नहीं अनाउंस की गई। क्या लगता है सर आपको, करवा लेगा अब इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस? देखिए, इलेक्शन करवाने को तो मेरा ख्याल है नवंबर में भी हो सकते हैं, जो कि सदर ममलिकत ने उसकी तारीख दी थी। जनवरी में भी हो सकते हैं, जो ये कह रहे हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते में। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान का मसला मौजूदा हालात में ये नहीं है कि इलेक्शन कब होगा, जनवरी में, नवंबर में, फरवरी में, मार्च में हो जाए। असल मसला ये है कि ताज़ा तरीन मौजूदा हालात के तहत अगर इलेक्शन हो गए तो क्या वो मुकम्मल तौर पे शफाफ होंगे, मुकम्मल तौर पे आज़ादाना होंगे, और क्या उसमें तमाम जमातों को बशमूल PTI के भरपूर शिरकत की इजाज़त मिलेगी या नहीं। क्योंकि इस वक्त तक की जो सिचुएशन है उसमें PTI का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। मौजूदा जो सियासी जो शतरंज फैली हुई है उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, उनका सरबरा अटक जेल में है, जबकि बहुत सारे दूसरे रहनुमा बशमूल 20-22 खवातीन के, बशमूल डॉक्टर यास्मीन राशिद के, वो सब जेलों में हैं इस वक्त। तो अगर तो एक ऐसी जमात जिसको पाकिस्तान भर में अच्छी खासी इस वक्त सपोर्ट हासिल है, और ज़ाहिर है अगर इलेक्शन होगा तो उससे पता चल सकता है, वो अगर उसमें नहीं है इलेक्शन में, भले जब हो, तो उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी, उस इलेक्शन की साख पे बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। और जो इलेक्शन के ज़रिए जो हम चाह रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम आए, सियासी फैसला साजी और रियासती उमूर पे फैसला साजी तमाम पार्लियामान मिल के करे, वो फिर बड़ा मुश्किल होगा। वो फैसला साजी और कानून साजी पार्लियामान में वैसी ही होगी जिसका मुजाहरा हमने अगस्त के पहले हफ्ते में देखा, जब 53-54 ऐसी तरामीम की गई जिसमें तमाम सियासतदानों ने और सियासी हुकूमत ने अपने हाथ पांव काट के किसी और के हवाले कर दिए, तमाम इख्तियारात सरेंडर कर दिए। फिर वैसी ही पार्लियामेंट वजूद में आएगी अगर मुकम्मल तौर पे PTI को उस इलेक्शन में शिरकत की इजाज़त न दी गई। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये बिल्कुल सानवी सवाल है कि जी इलेक्शन कब होगा। हम इस पे वक्त ज़ाया कर रहे हैं। असल हमें तवज्जो इस पे देनी चाहिए कि क्या इलेक्शन ट्रांसपेरेंट, मुनसिफाना होगा और तमाम जमातें उसमें शामिल होंगी या नहीं, मुकम्मल आज़ादी के साथ। इम्तियाज गुल साहब, इलेक्शन एंड फेयर या ट्रांसपेरेंट होंगे या नहीं, अब तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान जो पसे पर्दा इख्तलाफात थे, अब तो खुलकर मंजर आम पर आ चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 3 मरतबा इशारा दे दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जाएगी, और मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से खदशात का इजहार किया है। इस हवाले से सर आपको क्या लगता है, अब जो माजी का इत्तेहाद था उसमें भी फूट पड़ चुकी है इस हवाले से? ये तो वक्ती इब्नुल वक्तों का इत्तेहाद था। ये बहुत पहले से वाज़े था। एक दूसरे के खिलाफ माजी में इन्होंने जिस अंदाज में मुहिमें चलाई थी, कैंपेन चलाई थी, एक दूसरे को जिस तरह अंदाज में गालम गलोच हुई थी, तो उसके पेशेदर अगर किसी ने ये सोचा था कि ये बड़े अब पक्के इत्तेहादी बन गए, शीर व शक्कर हो गए हैं,
ये तो बुग़्ज़ इमरान खान में किसी के कहने पे, किसी के इशारे पे, चूँकि इन सबको जल्दी थी इमरान खान से जान छुड़ाने की, उस वजह से ये इकट्ठे हुए, वोट अदम एतमाद के वोट में आए। ये इत्तेहाद कभी भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचना था। वो मंतकी अंजाम जो कि सियासी इत्तेहादों का हो सकता है मुहज़्ज़ब मुआशरों में, उन मुआशरों में जहाँ पे सियासत उसूलों की बुनियाद पे की जाती है, मुनाफ़क़त जिसकी बुनियाद नहीं होती है। लिहाज़ा इस पे किसी को परेशान या हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि पीपल्स कल के इत्तेहादी आज एक दूसरे के पीछे पड़ गए हैं। आफ्टर यानी उस तारीख़ी जो इख्तियारात तफ़वीज़ करने के अमल के बाद जो कि उन्होंने पार्लियामान के अंदर किया अगस्त के पहले हफ्ते में। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक बहस ये है, जिस तरह से इम्तियाज़ गुल साहब फरमा रहे हैं कि पीटीआई तो कहीं पर नज़र नहीं आ रही और बहुत से रहनुमा पीटीआई के पाबंदे सलासल हैं। पीटीआई के चेयरमैन खुद उनको बेल मिलती है नहीं मिलती, जेल में कितनी देर रहते हैं, ये एक सवाल है। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने यह ऐलान किया कि नवाज शरीफ वतन वापस लौट रहे हैं 21 अक्टूबर को, और आज की खबर यह है कि उन पर जो केसेस थे वो भी दोबारा से अब ओपन हो रहे हैं। नवीद मलिक साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। नवंबर 2019 में इलाज के लिए बरतानिया गए थे नवाज शरीफ और उन पर मुतअद्दिद मुकदमात हैं, बदउनवानी के मुकदमात हैं। एवन फील्ड केस में मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर 10 साल की कैद उनको सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इकामा केस में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया और अल अजीजिया स्टील मिल और लंदन अपार्टमेंट्स केसेस में बिल तरतीब 7 और 10 साल उन्हें कैद की सजाएं सुनाई गई। तो अब अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं अक्टूबर में तो पहले इन केसेस का सामना करेंगे, जेल काटेंगे, फिर इलेक्शन कैंपेन करेंगे, होगा क्या उनके साथ? देखिए, किसी सियासी लीडर के लिए मुकदमात उन पे होना या वो अंडर ट्रायल होना, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी बड़ी बात है। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं है जिसके ऊपर मुकदमात ना हो। हाँ, वो मुकदमात कब चलना शुरू हो जाते हैं, कब रुक जाते हैं, ये अलग डिबेट है, लेकिन मुकदमात सारे सियासतदानों पर हैं। तो नवाज शरीफ साहब पर जो बेसिक मुकदमा था उनकी नाअहली का, उनको जो ताहयात नाअहली उनकी की गई थी पनामा केस में, मेन मुकदमा वो था जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में आके अपनी जो सियासत है उसमें हिस्सा नहीं ले सकते थे या वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे या इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट कर सकते थे। तो वो जो चीज़ है वो तो खत्म हो चुकी है, वो कानून तब्दील हो गया। उन्होंने कहा जी 5 साल से ज्यादा नाअहली नहीं होगी, वो 5 साल की मुद्दत उनकी पूरी हो चुकी है। बाकी जो मुकदमात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं वो चलते रहते हैं, वो आएंगे। अगर किसी मुकदमे में उनकी जमानत नहीं है तो उसमें जमानत अप्लाई कर देंगे, किसी में अपील नहीं है तो अपील अप्लाई कर देंगे। तो वो मुकदमे तो आपको पता है, यहाँ पे कोई ऐसा मुकदमा नहीं है कि वो 1 दिन में या महीने में या 2 महीने में डिसाइड हो जाए। हमारा जो अनफॉर्चुनेटली सिस्टम है उसमें साल लग जाते हैं मुकदमात खत्म होने में। अगर वही स्पीडी होता और जल्दी इंसाफ मिल जाता तो शायद बहुत सारी चीजों का हल निकल आता। लेकिन मैं नहीं समझता उनके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम है। वो जो मेन उनके लिए प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, और बाकी जो मुकदमात ज़ेर समाअत हैं वो आके उनका सामना करेंगे। और लाजमी भी नहीं है कि किसी मुकदमे में उनको जेल जाना पड़े। उनके पास बहुत सारी रेमडीज हासिल है कानून के तहत, बेल बिफोर अरेस्ट की रेमडी है। बाकी अगर किसी में सजा हो चुकी है तो 426 सीआरपीसी की रेमडी है। इस तरह उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें है। तो अभी अगर कोई एब्सकॉन्डर ही ऐसी ना वो गिरफ्तारी अदालतों होती से, मियां नवाज शरीफ साहब। सर, एब्सकॉन्डर भी रोज यहाँ पे हो रहे हैं, और वो आके उसका तरीका यही होता है, अगर किसी केस में आपको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाए तो फिर आके आप सबसे पहले बेल दायर करते हैं अपनी, और रीजंस बयान करते हैं कि क्या वो रीजंस थी जिनकी बुनियाद पे मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता था। और अदालत फिर वो रीजन सुनने के बाद, रिकॉर्ड देखने के बाद फिर डिसाइड करती है कि क्या ये एब्सकॉन्डनेस उनकी इंटेंशनल थी या किसी मजबूरी की वजह से थी। तो वो ऑफ कोर्स हर तरह की एक रेमेडी उनको कानून के तहत हासिल है, वो आगे उसको अवेल कर सकते हैं। इम्तियाज गुल साहब, आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ जो कि पहले नहीं आए 3 साल, अब पाकिस्तान आएंगे वो और केसेस का सामना करेंगे? 10 साल उनको सजा सुनाई गई थी। देखिए जी, अभी मेरा ख्याल है कुछ वक्त है, ऑलमोस्ट 1 महीना अभी बाकी है उनके जो ऐलान किया है वापसी का। बहुत कुछ मेरा ख्याल है अभी तय होना बाकी है। अगर इतने स्मूथ हालात होते कि वो उन्होंने ऐलान किया और वो लाहौर पहुंच जाते तो फिर ये शटर डिप्लोमेसी ना होती शहबाज शरीफ की और मरियम सफदर साहिबा की। वो आज दोबारा ये दोनों वापस लंदन पहुंच रहे
और ऐसा लगता है कि हमारी सियासत का कावा जो है वो अब लंदन बन गया है, तमाम अहम फैसले वहीं पे होने हैं। तो अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है कि भाई पंजाब में हुकूमत किसकी आएगी। मरकज़ में तो लगता है, जो आसार हैं कि इनको एक जो इस वक्त तक का स्क्रिप्ट है तो उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग को हुकूमत मिल सकती है और उस लोगों को इधर उधर से हांग के लाया जाएगा इस पार्टी में, ताकि ये 172 वोट हासिल करके हुकूमत बन जाए। पंजाब का मेरा ख्याल है अभी तय होना बाकी है। फिर ये जो फैसले अदालती केसेस जो हैं, इस हवाले से भी अब कोई एक नई धुन छा गई है। जिस तरह ये नैब ने दोबारा केस खोल लिए हैं, अब इनकी हैसियत क्या है, क्या ये नूरा कुश्ती है, महज इनके लिए हमदर्दियाँ बढ़ाने का एक जरिया है, ये अभी हमने देखना है। तो इतना अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। ऐसा लगता है कि भाई जिस इस्तेहकाम पार्टी के जिन लोगों ने इमरान खान को डिच करके और बदनामी मोल ली, जहांगीर तरीन, अलीम खान और इसमें बहुत सारे लोग हैं, फवाद चौधरी भी उसमें शामिल हैं, तो वो भी तो सोच रहे होंगे कि भाई हमने इतने खुद को खराब किया, बदनामी मोल ली, तो अगर पंजाब में हुकूमत ना मिली तो फिर फायदा क्या। तो ये वो बातें हैं जिस पे अभी सोचो विचार जारी है और सलाह मशवरा लंदन में इस पे हो रहा है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब तो अब जाहिर है कि उनका गुज़श्ता कुछ दिनों पहले जो बयान आया तब भी वो नाराज़ दिखाई दिए और वो यही कहते रहे कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई, फेक केसेस बनाए गए, इकामा की बुनियाद पर इक़्तिदार मुझसे लिया गया, बाहर निकाला गया। वो तो अपनी तरफ से तमाम तर वो केसेस से बरी ज़िम्मा है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान वो आएंगे तो उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि अब तब्दीली भी हो चुकी है चीफ जस्टिस की और जो नून लीग की सीनियर लीडरशिप है वो इस हवाले से बड़ी पुरुमीद है कि शायद अब मामलात और हालात उनके हक में जाएंगे। देखिए, लगता है कि नवाज शरीफ साहब को बड़ा एतमाद है कि वो दोबारा लाडले हो गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और इसी वजह से उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट के, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी में बड़ा किरदार अदा किया और ये कि इनसे हम हिसाब लेंगे। तो इससे ये तासुर मिल रहा है कि नवाज शरीफ साहब बड़े पुरएतमाद हैं कि इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी मुकम्मल तौर पे उनके साथ है, और जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के खिलाफ मुकदमे चलाने में और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के एजाजुल एहसन के खिलाफ मुकदमे चलाने में वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद होंगे। तो इससे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा ताकत के साथ वो वापस आ रहे हैं, उनका ये ख्याल है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब यौम शुहदा मनाएगा मई में, तो उसमें जनरल बाजवा को बाकायदा दावत दी मौजूदा फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने, और फूलों का गुलदस्ता उन्होंने यादगार शुहदा पे चढ़ाया, और वो एक पैगाम था तमाम सियासतदानों को कि आप आपस में लड़ते भिड़ते रहें, हम इकट्ठे हैं। तो अगर उस चीज़ को सामने रखें तो फिर शायद नवाज शरीफ का एतमाद कुछ ज़्यादा है, कुछ खुद एतमादी कुछ ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इस मुल्क में जज, जर्नल और जर्नलिस्ट के खिलाफ मुकदमात कोई आसान काम नहीं है, कोई आसानी से नहीं सोच सकता इनके खिलाफ मुकदमा। और वैसे भी जजों ने तो खुद को मुबर्रा करार दिया हुआ है। जो काजी फैजी साहब के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस था, वो तो इसी वजह से मुतनाज़ा भी बन गया कि जब सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजों ने मिलकर ये कह दिया कि जी हमसे आप मनी ट्रेल ना पूछें, हमसे आप असासों का नहीं पूछें, हम इन तमाम मामलात से मुबर्रा हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जनरल हेडक्वार्टर वाले कहते हैं कि हमारे अपने अंदर एहतसाब का एक बड़ा मुकम्मल सॉलिड निज़ाम मौजूद है, वो जिसका एहतसाब करना होगा वो हम खुद करेंगे। बाकी ले दे के रह जाता है ब्यूरोक्रेट, सियासतदान। ज़ाहिर है नवाज शरीफ भी उस सियासतदान में शामिल है। तो अब वो किस हद तक ये तमाम सूरत हाल, इसमें से एक दरमियानी रास्ता निकलता है, इसका भी देखिए। नवीद मलिक साहब, अब इलेक्शंस का हवाले से ये जो एलामिया है इलेक्शन कमीशन का, जिसमें जनवरी के आखिरी हफ्ते की तरफ इशारा तो किया गया है लेकिन डेट नहीं दी गई, आपको क्या लगता है कि अगर इतनी बड़ी ये डिबेट चल रही थी कि इलेक्शंस होते हैं नहीं होते, तारीख का ऐलान किया जाए, सदर भी इस पर खत लिख रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, पूरी बहस हो रही है, तमाम बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रही हैं कि डेट दी जाए, तो महीने का बता दिया गया, तारीख नहीं दी गई, अभी भी इसको मुबहम रखा गया, क्या वजह हो सकती है इसकी?
देखिए, इस हवाले से तो शायद मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 27 सितंबर को जो फाइनल लिस्ट को उन्होंने कहा है कि वो आवेदन की जाएगी, तो उसके बाद आइन के मुताबिक उनके पास 4 महीने बनते हैं। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो 26 या 27 जनवरी को जो है वो 4 महीने पूरे होते हैं। तो वो ऑफ कोर्स इस तरह की कोई डेट्स 26, 27, 28 में भी कोई इस तरह की कोई आखिरी हफ्ते अगर उन्होंने कहा है तो ये कोई डेट बनेगी। तो बात वही है कि अल्लाह करे कि आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक जो है इलेक्शन हो जाए। अब जो ये इस वक्त अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि क्या पता जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी होते हैं या नहीं होते, और इस तरह की बहुत सारी रूमर्स जो है वो फैल रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में देखें, सिर्फ ऐलान हुआ कि इंतखाबात फलाने महीने के फलाने हफ्ते में होंगे, तो आज आप स्टॉक एक्सचेंज में जो तेजी आई वो देख सकते हैं, बाकी जो रुपए में इसका काम आ रहा है वो देख सकते हैं। तो अल्लाह करे कि इन टाइम हो जाए। उस वक्त तक हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता जब तक यहाँ मुंतखब हुकूमत नहीं आ जाती और जो इक़्तिदार है वो अवाम के जिनको मुंतखब करती है उनके हवाले नहीं हो जाता। और जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र किया जा रहा है बार बार पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र नहीं आ रही, उस पर आप क्या तबसरा करेंगे? और सर, नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो आपको क्या लगता है उन्हें खुद को पेश कर देना चाहिए, गिरफ्तारी दे देनी चाहिए? क्योंकि अंडर ट्रायल मुकदमा छोड़कर वो गए थे। उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट होगा अगर वो आते हैं वापस? तो गिरफ्तारी देंगे देखिए, तो बचत होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड तो हम इस बात के हामी हैं। हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, आइन की सरबलंदी की बात की है। हम इस बात के हामी हैं कि तमाम सियासी पार्टियां जो है उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे पीटीआई है, चाहे कोई और भी जमात है। उनके लिए तमाम के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और बाकी जो है सर, लाजमी नहीं है, मैंने उस वक्त भी कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं पाकिस्तान में तो ये लाजमी नहीं है कि वो गिरफ्तारी पेश करें तो तब उनकी कुछ अच्छी वो शो होगा कि वो नेक नीयती से आए हैं। जो कानून के तहत उनको रियायत हासिल है वो हासिल कर सकते हैं। अगर कानून में ये रियायत उनको हासिल है कि कोई मुकदमा है तो उसमें वो बेल बिफोर अरेस्ट ले सकते हैं और उसके बाद कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं, जिस पे अगर कोर्ट कन्विंस होती है तो वो बेल कंफर्म हो जाती है, उनको जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं ये समझता हूँ जो कानून के तहत रेमेडी है वो हासिल करना उनका क्या हर पाकिस्तानी का हक है। और अगर वो ये आप फिर आगे ये कोर्ट्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा मुकदमा है और कोर्ट क्या समझती है कि इस मुकदमे में उनको जेल जाना चाहिए या इस मुकदमे में इतना जरूरी है कि उनको उनको जुडिशियल लॉकअप में जाना चाहिए। तो फिर कोर्ट के डिसीजन है, लेकिन जो कानून के तहत उनको रेमेडी हासिल है वो उनको जो अवेल करना उनका हक है। सर, इम्तियाज़ गुल साहब जिस तरह से पहले फरमा रहे थे, बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात की। अब ट्रीटमेंट तो पाकिस्तान में तब्दील होता रहता है सियासी लीडर्स के साथ। अब एब्सकॉन्डर हैं, करप्शन के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं, आपको जेल में डाल दिया गया, लेकिन फिर ऐसी तब्दीली आई कि आपको दोबारा से इख्तिदार के मनसब पर भी बिठा दिया गया। तो अगर हम पाकिस्तान की सियासी तारीख देखें तो कोई अचंभे की बात नहीं है कि अभी केसेस बने हुए हैं और कुछ ही देर बाद फिर वही वजीर भी बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, वजीर आला भी बन सकते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं सर ये आपसे समझना चाहता हूँ इस वक्त कि मुल्क में इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, आवाम की तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही, और जो पेट्रोल के साथ हुआ, जो डॉलर के साथ हुआ, जो बिजली के साथ हुआ, लोग तो प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। हालात जो इस वक्त आवाम के बना दिए गए हैं। अब अगर इलेक्शंस नहीं होते और इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई उज़र पेश कर देता है तो सर इससे नुकसान किसका होगा अल्टीमेटली? और जिस तरह से आपने कहा कि एक सियासी जमात तो सारी की सारी जेल में है, उसको तो कहीं ना कहीं मिल ही नहीं रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर, वो तो कंटेस्ट करती हुई नहीं दिखाई दे रही। देखिए, इसमें सिर्फ इलेक्शन के जरिए तो पाकिस्तान के आवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। जब इलेक्शन होते हैं तो आपको याद है पीटीएम की 15 महीने की हुकूमत थी और उसमें खुसूसी मुआवनीन को मिला के कोई 104 के करीब हमारी वफाकी काबीना हो गई थी। तो जिस मुल्क को इक्तसादी ज़िंदगी और मौत का उसका सामना हो, बका का मसला हो, और उसमें आप 104 105 वफाकी वज़ीर और वफाकी वज़ीरों के बराबर ओहदे उसमें शामिल कर दें, और वो एक मुंतखब हुकूमत थी, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि कोई गैर मुंतखब हुकूमत हो, 15 20 25 लोग हों और ये तमाम अखराजात, क्योंकि थोड़े थोड़े करके रियासत के अखराजात बढ़ते हैं। तो आवाम के मसाइल शाहाना तर्ज हुकूमत
इख्तियार करने से हल नहीं होंगे, बल्कि शाहाना तर्ज हुकूमत को लात मार के और सादा ज़िंदगी गुजारने, सादा तर्ज हुकूमत के ज़रिए कुछ बचत होगी। और फिर इन लोगों को, चूँकि हम आप जैसे, हम तो प्रिविलेज लोग हैं, हमें उन चीज़ों का एहसास ही नहीं है, उस सूरत हाल का जिसमें से इस मुल्क के 80-85% लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। तो ये जो बड़े उमरा हैं, इनका कारोबार है सियासत, उस कारोबार के ज़रिए ये फिर हुकूमतों में भी पहुँच जाते हैं। उनके लिए कोई इतना तकलीफ दे बात नहीं होती कि जी किसी की एक तनख्वाह 40-50 हज़ार है और उसको तो बिजली का बिल भी 40-50 हज़ार आ गया। दुनिया में ये कहीं नहीं होता है। ये हमारे स्ट्रक्चरल मसाइल हैं और ये सिर्फ कोई इनकलाबी सोच रखने वाले लोग ही इसको हल कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। जो लोग खुद को हुक्मरान घराना समझते हैं, ये उनके बस की बात नहीं है। ठीक है नाजरीन, यहाँ पर लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा, सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के एलामिया पर कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस करवाने का जो है वो ऐलान किया गया है, लेकिन डेट अभी भी अनाउंस नहीं की गई। और अब इलेक्शन की क्या सूरत हाल बनती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुतअद्दिद मरतबा ना सिर्फ एतराज़ उठा चुकी है, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि नून लीग के लिए हालात साजगार होंगे, पीपल्स पार्टी के लिए हालात साजगार नहीं होंगे, ये इशारा दिया जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी है, वो तो हम सब जानते हैं कि वो तो इलेक्शंस में होगी नहीं होगी, यही एक बड़ा अहम सवाल है। नवीद मलिक साहब, आपको सर क्या लगता है, कानूनी माहिर हैं आप, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 जनवरी में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, उसमें नजर आ रही है आपको बैलेट पेपर पर होगा बल्ला? देखिए, वैसे जो मेरा जाती ख्याल है उसके मुताबिक तो पहले भी मैंने कहा कि तमाम जमातों को जो है वो मौका मिलना चाहिए और किसी जमात के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको सियासत से बाहर कर दिया जाए। हमारा जमहूरी मुल्क है और जब तक हम तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, वो उन इंतखाबात पर सवालिया निशान रहेगा। लेकिन जो तो सर आईनी तौर पर जिम्मेदारी ये तो इलेक्शन कमीशन की नहीं है कि तमाम सियासी जमातों को सुना जाए और जिस तरह से वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कोई ना कोई जवाब दिया जाए? लेवल प्लेइंग फील्ड अगर वो कहते हैं हमें नहीं मिलेगी, तो फिर कौन दिलवाएगा लेवल प्लेइंग फील्ड? जी बिल्कुल दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो तमाम सियासी जमातों को सुने और अगर किसी सियासी जमात की कोई एप्रीहेंशन है और वो कोई ये इल्ज़ाम लगाती है कि शायद उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो उनकी जो ग्रीवेंस है वो रिड्रेस होना चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ये तो इलेक्शन कमीशन का काम ही ये है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए और तमाम सियासी जमातों को इस कम अज कम ऐसे इलेक्शन हो जिनको तमाम सियासी जमातें जो है वो कबूल करे, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर है सर। और अगर इस वक्त भी कोई ऐसे इलेक्शन हुए जिन पर अगर उंगली उठ गई और बाद में उनको तस्लीम ना किया गया और कोई इस तरह के हालात पैदा किए गए, तो फिर आप बेहतर जानते हैं कि उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी। मैं तो हमेशा सियासतदानों को कहता हूँ कि अगर हम शुरू से देखें जैसे तो सिर्फ यही लग रहा है कि वो किरदार बदल रहे हैं, कहानी सारी शुरू से जो पाकिस्तान से चली थी वही चली आ रही है और हमारे सियासतदानों ने शायद सबक नहीं सीखा। उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान है तो सब कुछ है, वो कम अज कम आपस में इस हद तक इत्तेफाक जरूर करे कि इस मुल्क में जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और इन टाइम इलेक्शन। ठीक है, बैरिस्टर गौहर साहब भी साथ मौजूद हैं, पीटीआई चेयरमैन के वकील और कानूनी माहिर हैं। बैरिस्टर साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। हफ्ते को साबिक वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की है और गुफ्तगू आज उन्होंने ये किया कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और नाम लिए बगैर उन्होंने तंज किया कि उन पर जो केसेस बनाए गए उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, हकीकत उसके पीछे कुछ नहीं है, वो सर पर बाल्टी रखकर अदालतों में पेश नहीं होंगे, बल्कि वो बड़ी खंदा पेशानी से मुकाबला करेंगे तमाम तर इल्ज़ामात का और जो केसेस उन पर हैं। सर 10 साल सज़ा जो सुनाई गई थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और नवंबर 2019 में वो लंदन गए थे, अब अगर वो वापस आते हैं अक्टूबर में, तो क्या आपको लगता है कि केसेस किस तरह से वो डील करेंगे?
और अपने आप को पेश करेंगे गिरफ्तारी के लिए, या दोबारा से ट्रायल वहां से ही कंटिन्यू होगा जहां से रुका था 2019 में? नहीं, जहाँ तक उनके केसेस का ताल्लुक है तो पहली बात तो ये कि उनके वकील को ये नहीं पे कहना चाहिए। मियाँ साहब खुद बाहर निकलते हैं, वो स्टेटमेंट दें जो उनके वकील कहते हैं। मियाँ साहब को चाहिए कि ऐसी स्टेटमेंट वो खुद दे, मैं आऊँगा, मैं केसेस को फेस करूँगा। और जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनके वकला, ये चाहिए कि मियाँ साहब खुद बोले। अब मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो आ रहे हैं, लेकिन अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वो आ जाए। वो पहले ही बहुत देर कर चुके हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि वो 2 रेफरेंसेस जो उसके खिलाफ थे, उसके फैसले आ चुके थे, उसके अपील फाइल कर चुके थे। वो बेल मांग रहे थे, बेल हाई कोर्ट ने उनको रिफ्यूज कर दी थी, और फिर बेल उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी थी। और वो अदालत से एक स्टाम्प पेपर पे करके गए थे कि मैं वापस आऊंगा, वो अभी तक आए नहीं है। लेकिन कानूनी तौर पर उनकी जो अपीलें थी, उसकी सुनवाई जब हो रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो अपीलें डिसमिस हो गई। और अपीलें सेपरेट इस बात पे हो गई कि वो लंदन जा चुके हैं, वापस आए नहीं है। अब जो ही वो वापस आएंगे, इनकी कोशिश यही है कि वो लाहौर आ जाए, बस शायद प्रोबेबली मिस्टेक है। इवन इफ वो लाहौर भी आ रहे हों तो ये केसेस है फेडरल गवर्नमेंट के, और नेब की केसेस है, वो जहां भी होंगे उस पे ये लॉ अप्लीकेबल है। वो जिस वक्त भी आएंगे उसके खिलाफ एक परपेचुअल दायमी वारंट ऑलरेडी इन द फील्ड है। वो जहां भी होंगे, जिस वक्त भी आएंगे, अरेस्ट होकर के ही जेल जाएंगे। ये तरीक़ेकार है लॉ का। ये मैं अपनी तरफ से पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं कह रहा, मैं लीगल बात करूं। अदरवाइज नवीद मलिक साहब आपके साथ है और बड़े काबिल है, वो भी इस बात की मेरा ख्याल है और बड़ी फेयरली कहेंगे कि ये यही तरीक़ेकार है। जब एब्सकॉन्ड कर जाता है बंदा, वो वापस आता है तो वो अरेस्ट होकर के सरेंडर करता है, और उसके बाद उसकी अपीलें रिस्टोर होगी और अपीलों का मेरिट पे फैसला होगा। फिर ये अदालत की सवाबदीद है, उसको बेल मिलती है कि नहीं। कानून को सरेंडर करना उसके लिए लाजिम है। दूसरी बात ये कि अगर वो आ रहे हैं और वो समझते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं फिर सदर बन जाऊंगा तो लीड करूंगा, तो ये उसके लिए इस वक्त मुमकिन नहीं है। अगर उसको बेल मिल भी जाती है तो जजमेंट फिर भी इन द फील्ड होगा, और नेब के कानून के मुताबिक अगर सेक्शन 9 में किसी को सजा हो जाती है तो सेक्शन 15 में वो 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड है। आपने सही फरमाया, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का वक्त होगा जब तक उसकी अपील का फैसला नहीं होता। अब आपने जिक्र किया कि उनका आना और सियासत करना मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन इस वक्त जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं मुल्क में, सबसे ज्यादा पुरुमीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने तो 3 मरतबा इशारा दिया है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और जो दूसरी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके चेयरमैन का तो बयान भी सामने नहीं आ रहा। तो नून लीग ही इस वक्त जो है वो पुरुमीद सर दिखाई दे रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इतराज़ात जो सियासी जमातों की जानिब से उठाए जा रहे हैं इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पर, जो भी होंगे 2024 में, उनको एड्रेस करना किसकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की या किसी और की? देखिए, इलेक्शन कमीशन की तो जिम्मेदारी आईनी जिम्मेदारी है कि वो फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए हर सूरत के। बट इलेक्शन एक ऐसा मारिका है कि ये एक बॉडी, एक इंस्टीट्यूशन, एक एजेंसी है और एक कमीशन नहीं कर सकता। इसमें पूरे कौम को हाथ बिठाना होगा, सारी पॉलिटिकल पार्टी को करना होगा। अभी इलेक्शन कमीशन ने हमें भी इनवाइट किया हुआ, इंशाल्लाह ताला हम ज्वाइन करेंगे। 4 अक्टूबर की इन्विटेशन आई है जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट पे जिक्र होगा। पीटीआई को इनवाइट किया 4 अक्टूबर को? जी, पीटीआई को भी इनवाइट किया हुआ, हमें भी काफी मिली। इंशाल्लाह ताला जाएंगे और कोड ऑफ कंडक्ट पे बात करेंगे। और जब कोड ऑफ कंडक्ट वजह होगा तो उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना इनपुट देगी, और फ्री इलेक्शन के लिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे इकट्ठा होना पड़ेगा कि ये इकदाम किए जाए ताकि उससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। वी गॉट टू बी वेरी क्रिटिक ऑफ दिस सिस्टम कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क का बेसिकली एक डिमांड है। ये अवाम का हक है, ये अवाम को हक की हुक्मरानी आईनी तौर पर अवाम के पास है, और ये अवाम का हक है, और इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल होकर के बनाए। इलेक्शन कमीशन उसको लीड करे और सुप्रीम कोर्ट उसको ऑब्जर्व करे। काजी फईसा साहब के लिए भी एक टेस्टिंग और चैलेंजिंग टाइम होगा कि इसको फ्री एंड फेयर करवा ले। आपको याद होगा इफ्तियार चौधरी साहब ने जब एक्शन लिए थे तो कुछ ऐसे इकदाम हो चुके थे जिस पे बाज़ औकात अच्छे भी आए थे और कुछ बुरे भी हुए थे। लेकिन ये जरूरी है कि हर बंदा आईन और कानून के मुताबिक अपना रोल प्ले करे ताकि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हो। तो सर, कोई बयान जेल के अंदर से भी पीटीआई चेयरमैन का भी आया है इलेक्शंस डेट के हवाले से? आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंची है? रफशान साहब, एक चीज कभी नहीं हो सकता। आपको याद होगा 2007 में जब मियाँ साहब आ गए तो बेनजीर साहब आई थी, तो बेनजीर के फौरन बाद नवाज शरीफ साहब भी आए थे और उनका कहना यह था कि लेवल प्लेइंग फील्ड होने चाहिए। कैसे मुमकिन है वो आके कंपेन करे और मैं सऊदीया बैठा हूँ।
ये नहीं हो सकता कि मियां साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ जाए, उसको वेलकम किया जाए जो कि कन्विक्टेड है, और फिर वो कैंपेन चलाए और उसके पार्टी के वर्कर और लीडर और सपोर्टर सारे बाहर हो, और आप एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर को जेल में रखें, उसको कैंपेन में भी हिस्सा न दे, उसको जेलों केसेस में इन्वॉल्व करे, उसकी लीडरशिप जो है वो हाइडिंग में हो। अब हाइडिंग में खुशी से तो नहीं गए। देखिए, गुज़श्ता मई के बाद आज तक हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जितनी भी है वो जुमा तक नहीं पढ़ सके, वो अपने अजीज और कारब की फोदगियों में नहीं जा सके। तो ऐसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इकदाम ये जरूर करने होंगे कि सबको फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर करवाने हैं तो उनको इक्वल टाइम मिले, उनको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, उनके जो लीडर सपोर्टर है उनके लिए कोई ऐसे इकदाम करने चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करे इलेक्शन प्रोसेस में। और इलेक्शन प्रोसेस होता है पहले दिन के ऐलान से लेके, आज का तो ऐलान ही नहीं है इलेक्शन कमीशन का, ये तो नाइदर हियर नॉर देयर कि हम जनवरी में इलेक्शन करेंगे, आपने कह भी दिया तो क्या हुआ। इलेक्शन प्रोग्राम आईन और कानून के मुताबिक वो है जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है और नोटिफिकेशन इशू करता है उसका कि ये शेड्यूल दिया जाता है। इलेक्शन प्रोग्राम का आईन में जिक्र है और इलेक्शन प्रोग्राम का कानून में जिक्र है, सेक्शन 57, 58 में जिक्र है। इस किस्म के प्रेस रिलीजेस का जिक्र नहीं है कि मैं जनवरी में इलेक्शन करूंगा, ये तो इनका एक इंटेंशन है कि करूंगा। आपने पहले से भी बड़ा लेट किया है। प्रॉपर प्रोग्राम आता है तो ही इलेक्शन का अनाउंस है, लेकिन इस प्रोग्राम के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात है कि लोगों को अरेस्ट न किया जाए, ऑर्डर कर ले, सारे केसेस को पुट ऑन होल्ड किया जाए, तो ये इलेक्शन कमीशन कर सकता है। ठीक है नवीद मलिक साहब, आपका सर आखिर में कमेंट लेना चाहूंगा वेरी शॉर्टली कि आज जो एलामिया फिर जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक कार्रवाई थी और अभी डेट अनाउंस कर देनी चाहिए थी अब इलेक्शन कमीशन को? सर बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को डेट अनाउंस करनी चाहिए थी, बजाय ये कि फिर एक प्रेस रिलीज जारी करके और उसमें अगर आपने कह दिया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होते तो आप वो डेट भी अनाउंस कर देते। लेकिन ये है कि फिर वही बात है कि सारे लोगों का यही अप्रीहेंशन है कि पता नहीं फिर जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी यही है कि वो इन टाइम इलेक्शन करवाए, और अगर डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल होने के बाद, एक उन्होंने कहा है कि 27 सितंबर को देंगे और उसके बाद फिर आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत 4 माह होते हैं, तो उस हिसाब से जाके 27 जनवरी डेट बनती है, तो उनको अनाउंस कर देनी चाहिए थी। और प्रॉपर जैसे गौर भाई कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आइन और कानून में इलेक्शन शेड्यूल का जिक्र है। ये तो आज की सिर्फ एक उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की और उस पर एकदम सारे लोग जो हैं वो उस पर कमेंट्स करने लग पड़े। अभी तो इलेक्शन शेड्यूल वगैरह उन्होंने नहीं दिया, उनको प्रॉपर इलेक्शन शेड्यूल देना चाहिए ताकि लोगों में ये जो बेचैनी है ये खत्म हो और तमाम सियासी पार्टियां अपनी कैंपेन करें और अवाम में जाएं, फिर अवाम जिनको भी मुंतखब करे वो मुंतखब होके आए और इस मुल्क की बागडोर संभालें। ठीक है नवीद मलिक साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बैरिस्टर साहब सीनियर वकील, कानूनी माहिर और पीटीआई चेयरमैन के वकील, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, 22 सितंबर को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीर करने वाले हैं और तकरीर उनकी तैयार कर ली गई है। किन अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाएंगे, एक ब्रेक के बाद मैं आपके सामने रखता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास है और 22 सितंबर को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ तकरीर करने जा रहे हैं। उनकी तकरीर तैयार कर ली गई है। जो सबसे अहम मसला वो आलमी ताकतों के सामने उजागर करेंगे वो मसला कश्मीर है। मसला कश्मीर में भारतीय बर्बरियत, दहाइयों से जारी भारतीय मुजालिम पर दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाएंगे। यूक्रेन क्राइसिस से जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर किस तरह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, इस पर दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाएंगे। और UN चार्टर को लेकर और अपनी सरहदी दिफा को लेकर जो पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा के साथ, उस पर जो है वो दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाएंगे। साउथ एशिया में जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर जो एक मुआशी सूरत हाल जो पैदा हुई है गुज़श्ता चंद सालों में,
और ख़ास तौर पर आलमी वबा के बाद, कोरोना वायरस के बाद जिस तरह से कारोबार मुतासर हुआ है साउथ एशियन कंट्रीज़ में, उस पर दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाएंगे और उसके बाद जन्म लेने वाले जितने मसाइल हैं उस हवाले से वो बात करेंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हैं उस पर बात की जाएगी, रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, ग्लोबल फूड और एनर्जी को लेकर जो एक इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है उस पर बात की जाएगी। पाकिस्तान ने जो इस खित्ते में अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जितने ऑपरेशंस किए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ जो कमिटमेंट्स थी जिनको पाया तकमील तक पहुँचाया है, उस पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब अक़वाम मुत्तहिदा के इस जनरल असम्बली इजलास में तकरीर करने जा रहे हैं। और हमारी भी तवक्को ये है कि मसला कश्मीर और यहाँ पर जो हमारे सियासी अदम इस्तेहकाम इस खित्ते में पैदा करने की कोशिश की जाती है और जो नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल हैं, सॉवरेनिटी के मसाइल हैं, उन पर बात की जाए और दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान अपनी सालमियत के लिए, अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और इस खित्ते में अमन के लिए जो पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं उसे किसी तौर पर रायगान नहीं जाने दिया जाएगा। रुखसान मीर को दें प्रोग्राम न्यूज़ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह।